नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 45 है, जो कि बेस्ड है द पार्लियामेंट में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठें तो आपको काफ़ी इजी हो और आप काफ़ी अच्छे से वहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएँ। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसके ज़रूरी है कि आप उसका निरंतर अभ्यास करते रहें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहें। ये क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा पॉलिटी के क्वेश्चंस को 100% अटेम्प्ट करने के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Question number 1. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other as reason. Are assertion A. The Council of State is not subject to dissolution. Reason are as nearly as possible 1/3 of its member retired on the expiration of every second year. Choose the correct answer from the code given below. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। दावा, राज्यों की परिषद विघटन के अधीन नहीं है। कारण, यथासंभव इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नीचे दिए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, जो एसेशन बोल रहा है कि द काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं भंग किया जा सकता, रीजन क्या दे रहा है ये कि एज एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकंड ईयर। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो एसेशन जो है और ये जो रीजन है उस एसेशन की पूरी पुष्टि कर रहा है, क्योंकि जो हर 2 साल पे 1/3 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से रिटायर्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2. द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। राज्यों की परिषद के पास निम्नलिखित में से किसके संबंध में विशेष शक्तियां हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए टू इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू करना। बी टू इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए कार्यवाही शुरू करना। सी टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ ऑल न्यू इंडिया सर्विसेज, एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की सिफारिश करना। डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि राज्यसभा के पास इनमें से कौन सा एक विशेष शक्ति या पावर प्रदान की गई है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी टू रिकमेंड क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की सिफारिश करना सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास ये पावर है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3. Assertion A. Under Article 368, the Parliament can amend any part of the Constitution. Reason are the Parliament is the supreme legislative body elected by the people of India. दावा ए, अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। कारण, संसद भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। तो बताइए तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो असेशन बोल रहा है कि अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका रीजन क्या बता रहा है कि द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ये भी बिल्कुल सही कारण बता रहा है कि जो हमारा संसद है भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो इस तरीके से असेशन का जो है रीजन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है,
तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और आप लोग ये आर्टिकल 368 याद रखिएगा, जो कि पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। आर्टिकल 368 में क्या पावर होती है पार्लियामेंट को? कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमम हाउ मेनी टाइम्स द पार्लियामेंट हैज टू मीट इन अ ईयर? संसद को एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बैठक करनी होती है? आपके ऑप्शन हैं ए वंस, बी ट्वाइस, सी थ्राइस, डी 4 टाइम्स। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ट्वाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव सेशन ऑफ पार्लियामेंट? संसद के लगातार 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ए 4 मंथ, बी 6 मंथ, सी 1 ईयर, डी फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? संसद के लगातार 2 सत्रों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 मंथ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, consider table given below. Parliament, Council of State, House of the People, than not more than 255 and 250 members, and a 12 member, not more than 530, not more than 238 representative of the state, plus not more state and union than 2 nominated territories, Anglo-Indian and X, which one of the following will fit in the place of X? नीचे दी गई तालिका पर विचार करें। संसद, राज्यों के परिषद, लोह का सदन, जिसमें कि 552 से अधिक सीट ना हो और 250 राज्यसभा में से अधिक 30 सीट ना हो। 12 मनोनीत होते हैं, 530 से अधिक नहीं, 238 से अधिक नहीं राज्य के प्रतिनिधित्व के, प्लस अधिक नहीं राज्य और संघ दो नामांकित प्रदेशों की तुलना में एंग्लो इंडियन और एक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक्स चिन्हित स्थान में फिट होगा? तो आपके ऑप्शंस क्या है? ए मिनिस्टर हु आर नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट हु हैव टू गिव देमसेल्फ इलेक्टेड टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदिन 6 months आफ्टर अज्यूमिंग ऑफिस। बी नॉट मोर देन 20 नॉमिनेटेड मेंबर। सी नॉट मोर देन 20 representative of union territories. D, the Attorney General who has right to speak and take part in the proceeding of either House of Parliament. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इस टाइप क्वेश्चन को एक बार और से पढ़ लीजिए। बेसिकली आपको बता रहा है कितनी कितनी सीटें होती है लोकसभा में, राज्यसभा में कितने बरोरित होते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। 12 जो होता है वो नॉमिनेट किए जाते हैं, फिर उसके बाद से जो 2 हैं वो एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने आपको बता रहा है कि एक्स जो यहाँ पे बता रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following are is stated in the Constitution of India? First, the president shall not be a member of either house of parliament. Second, the parliament shall consist of the president and the two houses. Choose the correct answer from the code given below. Question number 7, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में कहा गया है? पहला, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। ए नीदर 1 nor 2, बी बोथ 1 and 2, सी 1 alone, डी 2 alone। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या करें? द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या करें? द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेज, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बोथ 1 and 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8,
फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कंप्लीटेड बाय। संसद का गठन किसके द्वारा पूरा होता है? आपके ऑप्शन से ए ओनली हाउस ऑफ द पीपल, केवल लोगों के द्वारा, लोकसभा मतलब, बी हाउस ऑफ द पीपल एंड द प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा और प्रधानमंत्री, सी हाउस ऑफ पीपल काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, डी हाउस ऑफ पीपल काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पार्लियामेंट किससे मिलकर पूरा होता है? हाउस ऑफ द पीपल काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड राज्यसभा, थर्ड लोकसभा, फोर्थ वाइस प्रेसिडेंट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। भारत की संसद में शामिल है पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा, चौथा उपराष्ट्रपति। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो बताइए, जो भारत का पार्लियामेंट है वो किन किन लोगों से मिलके बनता है? 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा। तो ए बी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 2 एंड 3। 9th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। भारतीय संसद किससे बनी है? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा एंड राज्यसभा, बी लोकसभा राज्यसभा एंड प्राइम मिनिस्टर, सी स्पीकर एंड लोकसभा, डी प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है घुमा फिरा के, तो आप भी इस क्वेश्चन को उतनी बार अटेम्प्ट कर लीजिए जिससे कि इस इतने इजी क्वेश्चन को तो आप ना ही गलत कर पाए। भारतीय संसद किससे बनी है? आपके ऑप्शन हैं ए लोकसभा एंड राज्यसभा, बी द प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा, सी लोकसभा प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डी लोकसभा राज्यसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द इंडियन पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का गठन करता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा, बी लोकसभा राज्यसभा एंड प्राइम मिनिस्टर, सी लोकसभा राज्यसभा एंड मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर, डी लोकसभा राज्यसभा एंड पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन संसद का अभिन्न अंग नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है पार्लियामेंट का। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड फर्स्ट स्पीकर लोकसभा, सेकंड डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा, थर्ड सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, फोर्थ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। संसद के अधिकारियों में शामिल हैं पहला अध्यक्ष लोकसभा, दूसरा उपाध्यक्ष लोकसभा, तीसरा महासचिव लोकसभा, चौथा राज्यसभा के सभापति। नीचे दिए कोड से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो कौन कौन से ऑफिसर इंक्लूड होते हैं आप पार्लियामेंट में, ये आपको बताना है। तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए 14th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, ऑफिसर्स में स्पीकर भी आते हैं, लोकसभा भी आते हैं, डेप्यूटी स्पीकर भी आते हैं, सेक्रेटरी जनरल भी आते हैं और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी आते हैं। तो ये चारों के चारों ही जो ऑफिसर्स हैं ये पार्लियामेंट में इंक्लूड होते हैं। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल द 4। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द मेंबरशिप ऑफ अ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबरशिप में बी टर्मिनेटेड if he remains absent without informing to respective house of a term of।
यदि वह संबंधित सदन को सूचित किए बिना कितने समय तक अनुपस्थित रहता है तो संसद विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। आपके ऑप्शन हैं ए 60 डेज, बी 90 डेज, सी 120 डेज, डी 150 डेज। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 60 डेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द फर्स्ट टाइम MP and MLA was disqualified from the membership on the ground of remaining absent from 60 consecutive meeting of the House without the permission he was a member of। पहली बार किसी सांसद विधायक को बिना अनुमति के सदन की लगातार 7 बैठकों से अनुपस्थित रहने के आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। वह किसका सदस्य था? आपके ऑप्शन हैं ए काउंसिल ऑफ स्टेट, बी हाउस ऑफ पीपल, सी पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, डी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन डील विद द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के तहत संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 104, बी आर्टिकल 105, सी आर्टिकल 82, डी आर्टिकल 117। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 105। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए फ्रीडम ऑफ डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग, बी द राइट टू रेगुलेट द इंटरनल मैटर ऑफ द पार्लियामेंट, सी फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस, डी द प्रिविलेज ऑफ एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर फ्रॉम द हाउस। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, ये आपको बताना है। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फ्रीडम फ्रॉम अटेंडीज एज विटनेस, गवाह के रूप में उपस्थित से मुक्ति। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस लिख रखे हैं मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिविलेज मोशन कैन बी रेज्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर व्हेन ही। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब उठाया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए लॉसेस कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, सी absent himself for a long time, सी withhold fact of a race or give distorted version of fact, डी limit value। तो किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब उठाया जा सकता है? जब सरकार पर विश्वास खो देता है, लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, या किसी मामले के तथ्यों को छिपाने, तथ्यों को विकृत संस्करण देने का आरोप लगता है, या फिर सीमा से मूल्य उसका वैल्यू होता है। तो ये आपको बताना है। 19वें का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विदहोल्ड फैक्ट ऑफ अ केस और गिव्स डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू वोट इन द इलेक्शन टू बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव में वोट देने का अधिकार है? आपके ऑप्शन हैं ए इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य, बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, सी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, डी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के निचले सदन के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
आपके ऑप्शन हैं ए ओनली द राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर, केवल राज्यसभा में ही मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में नहीं। बी देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग टू मेंबर्स बिलोंगिंग टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी द राज्यसभा, एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित दो सदस्यों को राज्यसभा में नामांकित करने का संवैधानिक प्रावधान है। सी देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर, मनोनीत सदस्यों को केंद्रीय मंत्री नियुक्त किए जाने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। डी अ नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट बोथ इन द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, एक मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चुनाव में मतदान कर सकता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो, देखिए जो पहला स्टेटमेंट ओनली द राज्यसभा एंड नॉट द लोकसभा कैन हैव नॉमिनेटेड मेंबर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सी देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज अ यूनियन मिनिस्टर, मनोनीत सदस्यों को केंद्रीय मंत्री नियुक्त किए जाने पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ए और सी दोनों के दोनों ही सही स्टेटमेंट हैं, बाकी जो बी और डी हैं वो गलत स्टेटमेंट हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, यूनियन पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, सेकंड बाय कंसेंट ऑफ स्टेट, थर्ड व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, फोर्थ in national interest and after a resolution passed by council of state with 2/3 majority. Choose the correct option using code given below. क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए, दूसरा राज्य की सहमति से, तीसरा जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो, चौथा राष्ट्र हित में और राज्यों के परिषद द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद। तो नीचे दिए कोड का उपयोग करके आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि किस केस में जो यूनियन पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकती है, ये आपको बताना है। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए, देखो जब कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो तो भी वो बना सकती है, कंसेंट ऑफ स्टेट से भी बना सकती है, और अगर इमरजेंसी का प्रोविजन है तो भी बना सकती है, और नेशनल इंटरेस्ट में भी अगर उसको 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है रेजोल्यूशन तो भी वो बना सकती हैं। तो चारों के चारों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। इन सभी चारों के चारों कारणों की वजह से जो यूनियन पार्लियामेंट होता है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी अपने कानून बना सकती है। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट व्हेन, संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। आपके ऑप्शन हैं ए देयर इज एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बी रिजोल्यूशन देयर ऑफ हैज बीन पास्ड बाय स्टेट, सी इन एनी सिचुएशन, डी जनरल परमिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन रिसीव्ड। बताओ संसद कब जो है वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ये आपको बताना है। 30वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी रिजोल्यूशन देयर ऑफ हैज बीन पास्ड बाय स्टेट। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 249 के थ्रू उसको ये पावर मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट अनलेस फर्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट इट टू डू सो, second the Rajya Sabha passes a resolution that it is necessary to do so in national interest, third the speaker of the Vidhan Sabha certifies that the legislation is necessary, fourth there is a national emergency. Considering the above statement, select the correct answer from the code given below. भारतीय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर तब तक कानून बना नहीं सकती है जब तक पहला भारत के राष्ट्रपति इसे ऐसा करने का निर्देश देते हैं, दूसरा राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रहित में ऐसा करना आवश्यक है, तीसरा विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं कि कानून आवश्यक है, चौथा राष्ट्रीय आपातकाल है। उपरोक्त कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि इंडिया पार्लियामेंट जो होता है कब किस कारणों से जो होता है कि वो स्टेट लिस्ट में कानून नहीं बना सकती है।
तो ये आपको 24वें का आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? देखो जो दूसरा स्टेटमेंट है, द राज्यसभा पास्ड अ रेज़ोल्यूशन दैट इट इज़ नेसेसरी टू डू सो इन नेशनल इंटरेस्ट। तो ये तो जो है कि ये इसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है? आपसे क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तब तक कानून नहीं बना दे सकती जब तक, कब? जब राज्यसभा से रेज़ोल्यूशन पास हो जाता है तो कानून बना सकती है, ठीक है? तो राज्यसभा पास्ड अ रेज़ोल्यूशन दैट इट इज़ नेसेसरी टू डू सो इन नेशनल इंटरेस्ट, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है? और जो चौथा स्टेटमेंट है कि देयर इज़ अ नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी के रूप में भी हम लोग क्या है, जो इंडियन पार्लियामेंट होता है वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकते हैं। तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल ऑफ और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। ऑप्शन ए विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट, सभी राज्यों की सहमति से। बी विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ स्टेट, अधिकांश राज्यों की सहमति से। सी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न, संबंधित राज्यों की सहमति से। डी विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो कब पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? अगर उसको लगता है कि ये जरूरी है इंटरनेशनल ट्रीटीज के लिए, बताइए 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस केस में अगर उसको लगता है कि उसे इंटरनेशनल ट्रीटीज को पूरा करना है तो विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना देती है। तो 25वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है? डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर आईसीएस को। और आप सभी के सुझाव हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप अपने सुझाव को भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम और भी क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।